हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपका जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न थे। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये 2 मार्क्स का प्रश्न है और ये क्या है, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाले 3 एम्पियर की धारा 0.01 सेकेंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों के माध्यम अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। If the current becomes 0 in 0.01 second in the primary coil carrying 3.0 ampere current, then the induced EMF in secondary coil is 15,000 volt. Find the coefficient of mutual inductance between these coil. यानी क्या कहा गया है, यहाँ पे आपके पास 2 कॉइल है, 2 कुंडलियां हैं। एक है प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली और दूसरी है आपकी द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल, ठीक है, जो प्राइमरी कॉइल है उसमें क्या है, 3 एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक है, उससे 3 एम्पियर का जो है करंट प्रवाहित हो रहा है। अब क्या होता है, 0.01 सेकेंड में, ठीक है, 0.01 सेकेंड में ये जो करंट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी शुरुआत में धारा जो प्रवाहित हो रही थी यानी I1 कितनी थी, 3 एम्पियर, और फिर क्या हो गई I2 0। और यहाँ पे जो ये आपका धारा को 0 बनने में कितना टाइम लगा, वो कितना है, 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब इस कारण क्या हुआ, इस कारण जो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, जो द्वितीयक कुंडली है उसमें एक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और उस बल का जो वोल्टेज थी, उसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 15,000 वोल्ट। ठीक है, 15,000 वोल्ट। अब आपको बताना है कि इन दोनों कुंडलियों के माध्यम से जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इन दोनों कुंडली के बीच में वो कितना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, आपको करंट दिया गया है कि प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो कर रही है, फिर वो क्या हो जाती है, कुछ समय बाद वो 0 यानी शून्य हो जाता है। अब इसमें जो टाइम लगा, इसको होने में जो टाइम लगा वो आपको दिया है। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कुंडली है, उसमें जो आपका वोल्टेज है वो कितना आपका उत्पन्न हुआ है, इस कारण वो आपको दिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे m का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, I1 का मान दिया है, कितना है, 3 एम्पियर। I2 का मान कितना है, 0 एम्पियर। डेल टी का मान है 0.01 सेकेंड और E कितना दिया है आपको, E जो दिया है वो कितना है, 15,000 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है यानी M है, M की वैल्यू को निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, ये आपको निकालना है यानी M का मान निकालना है। तो क्या किसी को इसका फॉर्मूला पता है कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है
इससे आप जो है m का मान किस फॉर्मूले से निकालेंगे? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम बबली राणा। ठीक है, तो बबली बेटा आप बताइए कि किस फॉर्मूले से आप यहाँ पे m का मान निकालेंगे? मैम m इज इक्वल टू ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। E अपॉन डेल आई डेल आई अपॉन डेल एल टी। अपॉन डेल टी, ये बोल रहे हैं आप बेटा? m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन ठीक है बेटा, माइनस ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बोल रहे हैं आप? जी ठीक है, वेरी गुड बेटा। जी, ठीक है, थैंक यू तो मैम। आपका इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे m का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेली निकालना है। डेली कैसे निकालेंगे? जो आपका डेली होगा, ठीक है, डेली आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकाल देते हैं डेली का मान, सॉरी डेल आई का मान। ठीक है, डेल आई बराबर होगा I2 माइनस I1। ठीक है, I2 का मान कितना है? 0। I1 का मान 3, यानी -3 एम्पेयर। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहेंगे, डेल आई का मान इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डेल आई का मान आया है वो कितना आया है? डेल आई बराबर -3 एम्पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख देंगे। माइनस 15,000 अपॉन डेल आई कितना है? -3, और डेल टी कितना है आपका? 0.01। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया है? अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका? -15,000 अपॉन -3। अब ये वाला जो है, जो आपका 0.01 है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5,000 आया आपका ये, तो ये हो जाएगा 50.00 हेनरी या 50 हेनरी, 50 हेनरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है m का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, डेल आई की वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बेटा आपने नोट कर लिया है? अगर नोट कर लिया तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है वो कितना है? 30,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति यानी न्यू की वैल्यू निकालनी है। यह तरंग स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है? अब इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि ईएम वेव के, या जो ईएम तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके किस भाग को ये जो वेव है वो शो कर रही है, यानी किस भाग को ये दर्शा रही है। सबसे पहले आपको न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, और फिर ये बताना है कि ये जो आवृत्ति है या ये जो तरंग है जिसकी आपको वेवलेंथ 30,000 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये किस भाग को दर्शा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसे नोट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या क्या दिया गया है? आपके पास जो है लैम्डा का मान दिया गया है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जिसे आप कहते हैं, कितना है?
30,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या निकालना है? न्यू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति निकाल। अब सी का मान क्या होता है? क्या कोई बच्चा सी का मान बता सकता है? जीआईसी जयंती कोट, बेटा माइक ले लीजिए, सी का मान बताइए। सी क्या होता है और सी का मान क्या है ये आप बताइए। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बेटा। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेरी गुड बेटा। क्या होता है सी? मैम प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है बच्चा, बैठ जाइए आप। वेग होता है प्रकाश का। ठीक है, सी का मान स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि न्यू, सी और लैम्डा के बीच में क्या संबंध है। जीआईसी जयंती कोट। हेलो मैम। हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम शांति। शांति। ठीक है, तो बेटा आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये होता है इसका फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। जी। ठीक है, न्यू है बेटा, वी नहीं है, न्यू बोलते। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? न्यू का मान निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का वेग। या तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा कितना है? 30,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 30,000 एंगस्ट्रॉम है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10⁻⁴ तो आपके पास जो आंसर आएगा इसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। क्या आपका इसका आंसर आ गया है? ठीक है, जीआईसी जयंती कोट, इसका आंसर बताइए। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बेटा, आपका आंसर क्या आया है? मैम 10 टू द पावर 14। 10 to the power 14। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर 10⁸ रह जाएगा और नीचे क्या होगा? आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 10,000 को लिख सकते हैं 10⁻⁴। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इनटू या और क्या है आपके पास? 10⁻⁻10। ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 10। ठीक है, और ऊपर आपका हो जाएगा 10⁸ ठीक है, इसे आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁸ अपॉन ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ - 10 कितना आएगा? -6। ठीक है, अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होता है? पावर माइनस हो जाती है, पता होगा आपको। तो 10 ऐसा ही रहेगा, ऊपर पावर क्या हो जाएगी? 8 - -6। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ हर्ट्ज आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, आपको बस सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है, न्यू का जो मान आया है वो कितना आया है? 10⁻⁴। क्या आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है इसे? जीआईसी बनतोली आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी बनतोली, जीआईसी जयंती कोट। ठीक है, तो आपका आंसर जो आया है वो 10⁻⁴ हर्ट्ज है। अब आपको ये बताना है कि जो आपका ईएम वेव होती है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा है, तो इसमें जो ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें कौन कौन सी तरंगे होती है ये आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ईएम वेव्स, इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो गुण है उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो है वो दोनों क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
और किसके, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ जिस दिशा में ये जाते हैं या जिस दिशा में ये गमन करते हैं ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलग अलग जो है इसका स्पेक्ट्रम होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपको उसके नाम बताने हैं। ठीक है, जितने आपको आते हैं आप ये बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपके साथ इसे डिस्कस करूं। ठीक है, जीआईसी कोड द्वारा जो आपका ईएम स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसमें कौन कौन से आपका स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी आपकी किरणें होती हैं ये आपको बतानी है, उसके अलग अलग पार्ट्स बताने हैं। जैसी कोड द्वार जितने आपको आते हैं आप 2-3 भी नाम बता सकते हैं, अगर आपको सारे आते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, हेलो हेलो। हेलो गुड हेलो आफ्टरनून मैम। बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम निखिल है। ठीक है निखिल बेटा, आप बताइए कौन कौन सी किरणें होती हैं इसमें, कौन कौन से स्पेक्ट्रम के कौन कौन एक्स से रे, पार्ट्स गामा रे, होते हैं? एक्स रे, गामा रेस, ठीक है, गामा रे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, विजिबल, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट और रेडियो वेव्स। वेरी गुड, वेरी गुड निखिल, बैठ जाइए बेटा। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी होती है? एक्सरे होती है आपके पास, गामा रे होती है, माइक्रोवेव, ठीक है, विजिबल होता है, विजिबल रेंज, ठीक है, आपका इंफ्रारेड होता है, यूवी होता है और रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसमें ये आपकी किरणें होती है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको ना जो है यहाँ पे कई बार जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से पार्ट में ये होगा। ठीक है, ये वेव जो है कौन से पार्ट में होगी वो आपको ध्यान रखना है। तो आपने तो बिल्कुल सही बताया, सारे के सारे नाम बताए, पर आपको पैटर्न वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप नोट कर दीजिए, यहाँ पे हम तरंग लिखेंगे। ठीक है, इनकी आवृत्ति जो कि आपकी किस में होगी, हर्ट्ज में होगी, फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, आप इसे नोट कर दीजिए, आपकी बुक में भी होगा, आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, गामा रेस, ठीक है, गामा रेस 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्ज और 10⁻⁻12 मीटर से कम जो है इसकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है एक्सरे, साथ साथ नोट करेंगे, 10⁻17 से 10⁻20 इसके बीच इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तरंग दैर्ध्य जो है वो 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूवी यानी पराबैंगनी किरणें, इनका होता है 10⁻15 से 10⁻17 के बीच में, वेवलेंथ है आपकी 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट है विजिबल, इसे आप दृश्य प्रकाश कहते हैं, यहीं पे आपका विबग्योर होता है, इसी रेंज में आपका विबग्योर होता है। इसकी जो रेंज होती है 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻40 हर्ट्ज। और तरंग दैर्ध्य की बात करें 470 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की बात करें, इंफ्रारेड
अवरक्त किरणें जो है 10⁻13 से 10⁻14, और वेवलेंथ की बात करें तो 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला है आपका 3 × 10⁻11 से 10⁻13 के बीच में इसकी आवृत्ति होती है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो 1 मिलीमीटर से 25 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो वेव्स 3 × 10⁻11 से कम और ज्यादा होता है इनका 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी रेंज है, सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम और वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में आपको इसे याद रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जहां पे ज्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी गामा रे की सबसे कम है। ठीक है, तो पहले गामा है, उसके बाद एक्स रे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, सबसे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी घट रही है और तरंग दैर्ध्य आपका बढ़ रहा है। पहले गामा आएगा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल। ठीक है, फिर आपका इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस में इसे याद रखना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो अभी हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी आई है वो कितना आई है, 10⁻14 हर्ट्ज। अगर हम 10⁻14 हर्ट्ज वाला जो आपका रेंज देखें तो आपका रेंज कौन सा आ रहा है, क्या कोई बता सकता है? जैसे जयंती कोट। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, अवरक्त की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रेस होंगी वो इंफ्रारेड यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 10⁻14 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेस है वो कौन सी है, इंफ्रारेड। ठीक है, अवरक्त के आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें यही कहा गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका इस तरीके का प्रश्न भी बना है, तो आपको इसकी सीक्वेंस पता होना चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या आपने नोट कर लिया है? अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, light of wavelength 6000 angstrom enters from air into a medium of refractive index 1.5। क्या कहा गया है कि एक किरण है, ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य आपको दिया गया है, उसका वेवलेंथ दिया गया है, और ये कहा गया है कि वो एयर से यानी वायु से वो क्या करती है, एक ऐसे माध्यम में जाती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी इस माध्यम में आपको इसका वेग यानी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालनी है। क्या दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है, लैम्डा का मान दिया है। लैम्डा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया गया है आपको, और यहाँ पे दिया गया है आपको अपवर्तनांक, एन ले लेते हैं 1.5। वी का मान, सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी निकालना है, न्यू निकालना है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम किस फॉर्मूले से वी का मान निकाल सकते हैं? आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, किस फॉर्मूले का उपयोग करके आप वी यानी वेग निकालें? ठीक है, वी की बात कर रहे हैं, न्यू की बात नहीं कर रहे। वी क्या है आपका, वेग
ये है आपका वेग, ठीक है, v है, ठीक है, और ये क्या है आपका न्यू यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो v आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या कोई बच्चा बता सकता है कोई रिलेशन? ये आपके पास सामने इंफॉर्मेशन है, किस फॉर्मूले से आप v निकालेंगे? जीआईसी जयंती कोट, हेलो बेटा बताइए फॉर्मूला। m is equal to n is equal to c upon v. n इक्वल्स टू c upon v. c अपॉन v, n इक्वल्स टू c अपॉन v, ठीक है बेटा, सही है, बिल्कुल सही Yes, ma'am. आंसर दिया आपने, ठीक है। Thank तो you, इस ma'am. फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, n इक्वल्स टू c अपॉन v, ठीक है। तो यहाँ पे हमने v का मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका v बराबर c अपॉन n, तो v इक्वल्स टू आएगा c अपॉन n, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, c है 3 इंटू 10⁸, n है 1.5, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका v का मान आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है, आवृत्ति, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्टिक्स है, क्योंकि प्रकाश की है, इसमें आप सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करेंगे। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो जैसे कि अभी हमने यूज किया था फॉर्मूला न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, इसी के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सी का मान है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा कितना दिया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3, 3 जीरो है तो 3 आ जाएगा, इंटू 10⁻−10, सॉल्व करेंगे इसे 1/2 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 1/2 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻⁻7, 1/2 इंटू 10⁸ माइनस ऊपर जाएगा, क्या -7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट होगी, तो 1/2 इंटू 10⁸ माइनस प्लस 7, तो 1/2 इंटू 10⁻50 या 0.5 इंटू 10⁻50, ठीक है, हर्ट्ज या 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, जितने आपके ऑप्टिक्स में फॉर्मूले हैं सारे आपको अच्छे से याद करने, ठीक है। इनके डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला आता है आपका, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, लिख लिख के फॉर्मूले भी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ जितने डेरिवेशन है सब आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है,
न्यूमेरिकल भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, ठीक है। डेरिवेशन अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है आपका, कूलम का नियम लिखिए तथा इसे वेक्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। 2 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको कूलम का नियम लिखना है, डायरेक्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है और साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म में से दर्शाना, ठीक है। तो कूलम का नियम क्या होता है, जैसे कि यार बेटा माइक ले लीजिए, कूलम का नियम आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। बहुत ही 2 ही मार्क्स का प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके जितने भी आपके नियम है, बायट-सेवर्ट लॉ है आपका, कूलम का नियम है, सारे के सारे जितने भी आपके नियम है सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इस तरीके के प्रश्न पेपर में दिखेंगे, ठीक है। कूलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डेरिवेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। डेरिवेशन लिख लिख के जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आपको लिखना है, ये समझ लीजिए। डेरिवेशन तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करके ही आपको याद होंगे, ठीक है। और मेहनत चाहिए इसमें, डेरिवेशन में तो आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक स्टेप को 3 से 4, 4 से 5 बार, जितनी बार आप लिखेंगे, जिस समय आपको याद होता है जितने में, उतनी बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी। कूलम का नियम जो है, ठीक है, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लीजिए। 1 मार्क्स आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे अगर आपको जो है स्टेटमेंट पता है, ठीक है। तो कूलम का नियम कहाँ लगता है आपका, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगता है, ठीक है। जब हमारे पास 2 क्या है, चार्ज है, आवेश है। कैसे चार्ज है, बिंदु आवेश, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, Q1 और Q2, और ये दोनों बिंदु आवेश क्या है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे स्थित है, मान लीजिए दी दूरी पर स्थित है। तो कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जो आपका बल लगेगा, ठीक है, जो आपका बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, इनके आवेशों के प्रोडक्ट के, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, आपको ये 2 स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसी में ही आपका हो गया स्टेटमेंट, हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो है, इन दोनों को मिलाकर आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, डिस्टेंस जो आपने लिया है। तो यही आपका कूलम का नियम है। अब इसे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है बस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वे में मैंने आपको बताया, यही आपकी स्टेटमेंट कहती है, ठीक है, कि जो आपका Q1 Q2 चार्ज है, 2 आवेश है, जो कि कैसे आवेश है, बिंदु आवेश, उनका जो आवेश है, उनका जो मल्टीप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों के बीच की दूरी के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रम है, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल आपका वैसे ही है जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं, वो भी लगभग इसी तरीके का ही होता है, इसी तरीके का। तो हम कूलम के नियम की बात करते हैं, आपको इसे अच्छे से याद करना है, ठीक है। Coulomb's law states that electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. यानी कूलम के नियम के अनुसार 2 स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या कहा है कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों का जो आपका मात्रा है, आवेशों की जो मात्रा है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है, और कहाँ पे लगता है, जो यहाँ पे इन दोनों चार्ज को, इन दोनों आवेश को लाइन मिला रही, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपकी बुक में स्टेटमेंट होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज, ये आपका स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत, ये तो बेसिक चीज है बेटा, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये आपकी बुक में भी है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक्स एटलीस्ट आप ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर की फॉर्म में जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R कैप 12, ठीक है। यहाँ पे जो है R12 जो है वो दूरी को दर्शा रहा है, Q1 Q2 जो है आवेशों की मात्रा को दर्शा रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका K है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर। तो ये इसका मान होता है K का मान, ठीक है। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखना है आपको और बस आपका एक नंबर आ गया, ठीक है। ये आपका एक नंबर का है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें याद रखनी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये, ठीक है। और सारे बेसिक लॉ तो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, आपको होमवर्क से करना, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यानी ये जो आपके आवेश वाले गोले हैं ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास दो गोले हैं, एक का आवेश है 1.5, दूसरे का है 2.5, दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो एक सेंटर पॉइंट होगा वो मान लीजिए, यहाँ पे आपको जो है ई का मान निकालना, क्या निकालना है ई का मान निकालना, ठीक है। यानी यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर की दूरी और यहाँ से भी आपकी 15 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the electric field at the midpoint of the line joining two charges. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आपका याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डोमेन सिद्धांत के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। आपका मैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, डायमैग्नेटिक, ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके बारे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो है आपके जो और क्वेश्चंस हैं, ये आपका डोमेन थ्योरी हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका। इसी तरीके से आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ जो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट बुक वाले ही, डायरेक्ट आपके बुक से ही, जैसे आपका यहाँ पे हमने लोह चुंबकीय पदार्थ की डोमेन थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसका प्रश्न आ रखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होती है, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके बेसिस में आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, जो है डायरेक्ट आपके लॉज आते हैं, नियम आते हैं, नियम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, डेरिवेशन आते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं ऑप्टिक्स के, उनके डेरिवेशन आते हैं, अच्छे से याद करना है आपको सब। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जितने आपको आज क्वेश्चन समझाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। आपको सारे के सारे जितने आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपके ऑप्टिक्स के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आपका कूलम्स का नियम, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ जाता है, पोटेंशियल निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, आपका एक्सिस पे, आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए पैरा, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे आपके ये जो लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, इनके बेसिस पे जो आपके प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका जो चुंबकत्व होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, फॉर्मूले, डेरिवेशन और लॉज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे लॉज आपके अच्छे से आपको याद होने चाहिए, उनकी डेरिवेशन भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के ही जो है आपके याद हो, तो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप अपना जो है इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे, ये आपका लास्ट लेक्चर था, तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है आई होप समझ में आया होगा। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिएगा, बाकी और पुराने क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी आप देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगले सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।